हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको रिवीजन सीरीज के बारे में बोला था, तो आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर मैट्रिक्स, जो कि थर्ड चैप्टर है। ठीक है। अब ये चैप्टर भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसके भी मैं दो पार्ट में आपको वीडियो दूंगा। इसमें फर्स्ट पार्ट में जो भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, भले वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हो या फिल इन द ब्लैंक वाले हो, तो क्या क्या इस चैप्टर के हो सकते हैं क्वेश्चन जो थोड़े से ट्रिकी भी होंगे, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं एकदम आसान क्वेश्चन ले लिया हूँ जो थोड़े से लगते हैं मुझे कि हाँ, ये क्वेश्चन में आप कई दिक्कत महसूस करोगे, तो उनको एक एक करके डिस्कस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है 3x3 की कोटि वाले ऐसे कितने अवयव होंगे जिनकी प्रविष्टि। प्रविष्टि शब्द कई बच्चे मेरे से पूछते हैं, तो इसका मतलब होता है बच्चों अवयव। क्या होता है इसका मतलब? अवयव। जो भी हमारी एंट्री होती है अवयव की, उसको प्रविष्टि बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनके अनुसार बताना है कि कितने अवयव बन सकते हैं। ठीक है, 3x3 की बात हुई है, तो बेसिकली 3x3 अवयव अगर देखें तो हम जानते हैं उसके अंदर 9 अवयव रहेंगे। कितने रहेंगे? 9। ऐसे अगर मैं जगह देखूं तो टोटल 9 अवयव की जगह होगी। अब इन जगह पे बोला गया है कि 0 या 1 होगा। ठीक है, तो इस जगह को मैं 0 या 1 से अगर भरना चाहूँ तो कितने तरीके से भर सकता हूँ? इस पे 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, तो हम इसको दो तरीके से भर सकते हैं। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि मान लीजिए आपके पास में टोटल 9 कुर्सी पड़ी हुई है और उनमें 0 या 1 रखने हैं। तो पहली कुर्सी को आप दो तरीके से भर सकते हो, क्योंकि इस पे 0 भी आ सकता है या 1 भी आ सकता है। वैसे दूसरी कुर्सी टोटल ये दिख रहे हैं ना आपको, 9 जगह है इस अवयव के अंदर। 3x3 के अंदर कितने अवयव होते हैं? 9 अवयव होते हैं आपके। तो अब 9 अवयव की बात करें और उसमें हम या तो 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो एक जगह को भरने कितने तरीके हुए? दो तरीके हुए। और दूसरी जगह को भी हम दो तरीके से भर सकते हैं, तीसरी जगह को भी दो तरीके से, और इसी तरीके से ये चलता जाएगा और हर एक जगह को हम दो तरीके से भर सकते हैं। तो ये कितनी बार है? 9 बार है। ठीक है, तो 2 की घात 9 हो जाएगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 512 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 512। अब एक डाउट ये भी रहता है कि इसे मल्टीप्लाई क्यों है। तो मैट्रिक्स के अंदर जब भी हम पीएनसी के क्रम से संचय के बारे में बात करते हैं, जब हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो पीएनसी जो हमारा क्रम से संचय चैप्टर है, तो उसमें और शब्द का मतलब आपको बताया जाता है। और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और कहीं पे भी अथवा या हिंदी का या आता है तो उस जगह पे हम प्लस लिखते हैं। तो उसके लिए तो यहाँ पे हम हर एक जगह को दो तरीके से भर सकते हैं। तो हम ये तो बोलेंगे, पहली जगह दो तरीके से भर सकते हैं और दूसरी जगह दो तरीके से भर सकते हैं और तीसरी जगह दो तरीके से और चौथी दो तरीके से। ये नहीं बोल सकते हैं पहली जगह दो तरीके से भर सकते हैं या दूसरी जगह दो तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ पे और के कारण मल्टीप्लाई आएगा, और या 0 और 1 दो है, इसलिए हर जगह को दो दो तरीके से भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है जिसके अंदर काफी बच्चों को दिक्कत महसूस हो। एक्स वाई जेड यहाँ पे बोला गया है कि मैट्रिक्स है जिनकी कोटियां 2x n, 3x k, 2x p, n×3 और p×k हैं। अब हमें बताना है, जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग 21 और 22 पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी का क्या प्रतिबंध होगा। देखिए, हम यहाँ पे 21 पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब पी वाई और डब्ल्यू वाई की परिभाषित की बात आई है, तो हमारे पास में जो पी वाई की कोटि होगी, क्योंकि इसमें जोड़ा गया है, तो पी वाई की कोटि बराबर क्या होगा? डब्ल्यू वाई की कोटि होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ा गया है, और जब भी दो आवेश को जोड़ते हैं तो दो आवेश, ये पी वाई का आवेश है और डब्ल्यू वाई दूसरा आवेश, तो दोनों की समान कोटि होनी चाहिए, तभी आप इनको जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। अब पी वाई के रिलेटेड यहाँ पे बात करें तो पी वाई परिभाषित कब होगा? जब ये वाली बात करेंगे। ये पहले तो परिभाषित यहाँ पे अलग से मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो पी वाई के परिभाषित होने की शर्त। ठीक, पी वाई के परिभाषित होने की अगर यहाँ पे शर्त की बात करें तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं? पहले वाले के स्तंभ। ठीक है,
पी के स्तंभ जो होंगे वो वाई की पंक्ति के बराबर होने चाहिए, तभी पी वाई परिभाषित होगा। वाई की पंक्तियां, ठीक है। अगर ऐसा है तब जाके इसमें ये परिभाषित होगा। अब पी की यहाँ पे जो बात कही है, तो पी के अंदर क्या है, पी क्रॉस के, पी की कोटि क्या है, देखो, तो पी की कोटि है हमारी पी क्रॉस के। अब पी क्रॉस के में पी के स्तंभ कितने होंगे, के बराबर होंगे, तो यहाँ पे एक के हो जाएगा और वाई की पंक्तियां। अब वाई की कोटि क्या है, तो वाई की कोटि यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो देखिए वाई यहाँ पे सेकेंड आ हुई है तो 3 क्रॉस के है, ठीक है। तो इसमें वाई की पंक्ति पहले वाली कितनी है, 3 है, तो के इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ये पहली वाली कंडीशन आपके पास में आ गई, राइट। अब के इक्वल टू 3 आपको देखो दो ऑप्शन में दिख रहा है, अब एग्जाम में ये अप्रोच लगा सकते हैं, दो ऑप्शन तो गए, अब पहले और दूसरे में से कोई कोई आंसर रहेगा। अब सेकंड देखिए, यहाँ पे हमारे पास में दूसरा अभी कौन सा, डब्ल्यू वाई, तो डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने की शर्त, डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने की शर्त, अगर यहां से देखें तो डब्ल्यू के स्तंभ, पहले आपको ये सारी छोटी छोटी बातें करनी पड़ेगी। डब्ल्यू के स्तंभ बराबर वाई की पंक्तियां होगी, ठीक है, वाई की पंक्ति के बराबर होगी। अब डब्ल्यू की कोटि क्या है, देखो डब्ल्यू यहाँ पे आपका सेकंड लास्ट, तो एन क्रॉस 3 है, कितना है, एन क्रॉस 3, और एन क्रॉस 3 में ये स्तंभ कितने, 3 है, तो 3 के बराबर होगा। और वाई की पंक्ति भी 3 है, हमने पहले निकाल रखा है, देखो ये सेकंड वाले में, तो ये तो है 3 इक्वल टू 3, तो ये तो इसमें ऑलवेज है, हमेशा के लिए। अब जब एक बार परिभाषित कंडीशन आ गई तो इनकी कोटि बराबर करनी है, तो पी वाई की कोटि कैसे लिखेंगे, तो पहले पी की कोटि लिख लो, पी की कोटि है आपकी पी क्रॉस के, और वाई की कोटि इसके जस्ट नीचे लिखनी है, तो यहाँ पे वाई की कोटि देखेंगे तो 3 क्रॉस के है। अब इसको इस तरह से लिख के आप इन दोनों को तो बराबर कर चुके हो, देखो के इक्वल टू कितना है, 3 है, तो के इक्वल टू 3 इसको काट दो, तो यहाँ से आ जाएगा पी क्रॉस के। अब बराबर में डब्ल्यू वाई कोटि लिखनी है, तो डब्ल्यू की कोटि क्या है आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये है एन क्रॉस 3, और वाई यहाँ पे वही है 3 क्रॉस के, तो ये दोनों बराबर है, इसको काट दो और नीचे इसको लिख दो एन क्रॉस के। अब पी क्रॉस के इक्वल टू एन क्रॉस के है, बीच में बराबर लग रहा है, तो के कंपेयर हो जाएगा, तो यहाँ से पी बराबर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, पी बराबर क्या आ जाएगा, एन। अब पी बराबर एन कहाँ पे, आपके फर्स्ट ऑप्शन में, जिसमें के इक्वल टू 3 भी है और पी इक्वल टू एन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्या एक बार फिर समझा देता हूँ, पहले अपने परिभाषित की कंडीशन निकाल ली, वहां से में के मिल गया, फिर पी वाई की कोटि कैसे लिखते हैं, तो पी वाई की कोटि लिखनी तो पहले पी लिख दो, पी की कोटि लिख दो, उसके जस्ट नीचे के की कोटि लिखो, और जो विकर्ण दिख रहा है दूसरा वाला, उसके अवयव काट दो, जो शेष बच जाए वो यहाँ नीचे लिख दो। ऐसे ये कहानी इधर भी अप्लाई करनी है, और यहाँ से आपके पास में ये मिल जाएगा एन क्रॉस के। अब दोनों बराबर होने के लिए यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे संगत अवयवों को। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ठीक है। अब इसमें दूसरा वाला दे रखा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सेकंड में बोला गया है कि यदि एन इक्वल टू पे, जैसे कि यहाँ पे ऊपर भी हमने निकाल लिया था, तो 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, तो अवयव को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कोटि के अंदर। तो यहाँ पे 7x माइनस 5z की जो कोटि होगी वो पहले 7x माइनस 5z कब आएगा, 7x माइनस 5z, ये परिभाषित तभी होगा, या ऐसे कहें कि 7x माइनस 5z की जो कोटि होगी वो होगी बेसिकली x की कोटि के बराबर, ठीक है, या तो x की कोटि होगी या z की कोटि के बराबर होगा। कारण है कि हम समान कोटि की दो अवयव को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो इधर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो दोनों की कोटि सेम होनी चाहिए, और जब घटाने के या जोड़ने के बाद में जो रिजल्ट के तौर पे अवयव मिलेगा तो उसकी कोटि भी वही होगी जो ओरिजिनली इनकी खुद की हुआ करती थी। जैसे आपने समान दो कोटि के एक अवयव है आपका, सपोज करिए 2 क्रॉस 3 है, और दूसरा अवयव है बी है, उदाहरण के लिए मैं लेके चल रहा हूँ, और वो भी आपका 2 क्रॉस 3 है, तो आप इनको जोड़ सकते हो। अब जोड़ लोगे या घटाओगे
तो इसके बाद जो रिजल्ट बनेगा वो भी उतनी ही कोटि का होगा, 2x3 का ही होगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो 7x माइनस 5z कोटि बराबर x की कोटि या z की कोटि। अब पिछले पैराग्राफ में जो क्वेश्चन बोला है 21 और 22 में सेम ही था। तो x की कोटि कितनी है यहाँ पे 2x n है बच्चों, कितनी 2x n, और z की कोटि है आपकी 2x p। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, 2x n इज इक्वल टू या तो 2x n होगा या यहाँ पे आपके हो जाएगा, जस्ट पीछे में क्या था 2x p था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 2x p या 2x n के बराबर होगा। अब 2x p तो है नहीं, 2x n हमारे ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, और इसी का सिमिलर ही नीचे वाला क्वेश्चन भी है, सेम है। ये विविध का क्वेश्चन है, ये जो लिखा गया है ये विविध का है, और ये आपके एक्सरसाइज आई थिंक 3.4 का है, देख लेना शायद 3.3 का है 3.4 किसी एक का है। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन एक ही है, बस एक ऑब्जेक्टिव टाइप का है और एक ये फिल इन द ब्लैंक टाइप का होगा, इसमें बनना होगा। यहाँ सिद्ध करना है कि मुझे ए बी माइनस बी ए विषम सममित है। तो इस टाइप क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें दिया हुआ है ए सममित है और बी भी सममित है। जब सममित की बात आती है तो उसका परिवर्त यानी ए डैश इक्वल टू कितना होगा ए, और बी डैश इक्वल टू क्या होगा बी। यानी जरूरत पड़ती है तो हम ए डैश की जगह ए रख सकते हैं, बी डैश की जगह बी रख सकते हैं। ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब मुझे बात करनी है ए बी माइनस बी ए के लिए। तो मान लेते हैं, माना सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। अब जिस किसी अवयव के लिए ये जो ऑप्शन देख रहे हैं सममित या विषम सममित की बात करनी होती है तो उसका परिवर्त लेते हैं। तो यहाँ पे परिवर्त लेने पर, तो अगर मैं यहाँ पे परिवर्त ले लेता हूं तो ये हो जाएगा सी डैश इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए और इसका डैश, राइट। अब हम कुछ नियम जानते हैं। नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर दो अवयव को घटाते हैं और उसके ऊपर परिवर्त लगा रखा है तो दोनों के ऊपर अलग अलग लग जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के ऊपर अलग अलग लगा देंगे। अब गुणनफल के ऊपर अगर परिवर्त लगाया हुआ है तो इसमें रिवर्स लॉ लगता है। क्या लगता है, रिवर्स लॉ। अब ये आपको ये कुछ नियम पता होना चाहिए, जैसे ए बी ए और माइनस बी और ऑल डैश है तो हम लिख सकते हैं उसको ए डैश माइनस बी डैश। पहला पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ए इंटू बी के ऊपर डैश लगा रखा है तो हम उल्टा लिख सकते हैं बी डैश इंटू ए डैश। ये दोनों एक तरह से सूत्र हैं जो इसमें काम आएंगे। तो ये बी डैश इंटू ए डैश माइनस ए डैश इंटू बी डैश, जस्ट उल्टा लिखना है, बी पहले लिखना है ए बाद में लिखना है। इसमें ए बाद में तो इसको पहले लिख देंगे। अब बी डैश की जगह क्या रखेंगे, बी डैश की जगह देखो स्टार्टिंग में गिवन है बी तो इसको बी रख लेते हैं, और यहाँ पे ए माइनस इसी जगह ए और ये बी। अब अवयव के अंदर क्रम जो होता है पहले कौन है बाद में कौन है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस वाला पार्ट तो प्लस का हो जाएगा, तो ये भी लिख देंगे पहले और ये बाद में हो जाएगा। ये क्या है मेरे पास में सी डैश की वैल्यू है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है ये एग्जैक्टली माइनस सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं सी डैश इक्वल टू कितना है माइनस सी। अब सी डैश इक्वल टू माइनस सी है और माइनस साइन जब आता है तो हम बोलते हैं विषम सममित। तो सी जो है ए बी माइनस बी ए, ये जो होगा ये विषम सममित रहेगा। क्या रहेगा, विषम सममित होगा। ठीक है, तो विषम सममित वाला ऑप्शन आपका दिख रहा है फर्स्ट, और इसमें तो सिद्धि करना था। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 12। यदि a इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा कॉस एल्फा a प्लस ए डैश इक्वल टू आई देन एल्फा क्या होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, इसकी हेल्प लेंगे और फिर a की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें a तो दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कॉस एल्फा यहाँ पे, ठीक है, माइनस का साइन एल्फा, फिर यहाँ पे साइन एल्फा और ये कॉस एल्फा, और ऐसे ए डैश लिखेंगे
तो ए डैश क्या होता है, परिवर्त। परिवर्त में हम क्या करते हैं, जो पंक्ति होती है उसको स्तंभ बना देते हैं, वो उसको कॉलम बना देना है। कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और इधर साइन अल्फा और इधर कॉस अल्फा। तो ये आपको दे रखा है। अब ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, ये भी क्वेश्चन में दिया है। तो इसमें क्या करते हैं, हम वैल्यू रख लेते हैं जो हमारे पास में आई है। ए की जगह ए की वैल्यू रख लेंगे, तो ये कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और इधर साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस ए डैश की जगह ये रख देंगे कोस अल्फा और यहाँ पे साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा 1 0 0 1। अब जब भी अवयव के अंदर योग दे रखा होता है पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 2 cos अल्फा, इधर माइनस है इधर प्लस है तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा 2 cos अल्फा और सामने 1 0 0 1 है ये आपका। अब यहाँ से तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करने पर तो हमारे पास में आ जाएगा 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और हम जानते हैं जब अल्फा की cos अल्फा की वैल्यू 1/2 है तो अल्फा आपका 5/3 होता है। कितना होता है 5/3 यानी 60 डिग्री के इक्वल टू होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, दिमाग में रखना। अब अगला क्वेश्चन है जो आपकी किताब के अनुसार उदाहरण नंबर 27 है। इसमें बोला गया है ए एंड बी समान कोटि के सममित अवयव है, तो दर्शाइए कि ए बी सममित है यदि केवल और केवल ए बी क्रम विनिमय है, अर्थात ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है हमें, ए और बी सममित है। ए और बी क्या है, ऐसा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सममित है। अब सममित है इसका भावार्थ ये होता है कि ए डैश इक्वल टू ए होगा और बी डैश इक्वल टू क्या रहेगा, बी रहेगा। ये आपको पहली कंडीशन मिल गई। अब मुझे बात करनी है ए बी के रिलेटेड की सममित है यदि एक क्रम विनिमय है। अब यहाँ पे ए बी के बारे में बात करनी है तो हम मान लेते हैं, ठीक है, कि माना हमारे पास में जो ए बी है वो सी के इक्वल टू है। ठीक, अब सी इक्वल टू मान लिया तो इसके बारे में बताना है कि सममित है या सममित है। विषम सममित की बात आती है क्या करते हैं, परिवर्त लेते हैं। तो इसका परिवर्त ले लेंगे। परिवर्त लेने पर, अब परिवर्त लेंगे तो क्या होगा, सी डैश इधर हो जाएगा ए बी का डैश, तो आ जाएगा बी डैश इंटू ए डैश। जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि रिवर्स लॉ लगेगा। अब ऊपर से हमें बताया कि बी डैश की जगह बी है और ए डैश की जगह ए है, तो ये वाली वैल्यू रखने पर समीकरण 1 से अगर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो बी हो जाएगा इधर ए हो जाएगा। अब मुझे बताना है कि ये सममित है, तो ये सममित होने के लिए सी डैश की वैल्यू सी के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सी के बराबर होनी चाहिए। तो यदि ए बी इक्वल टू, हम बी ए रख देते हैं, ऐसे बोले कि यदि बी ए इक्वल टू ए बी रखा जाए, ठीक है, बी ए इक्वल टू ए बी रखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ए बी। ठीक है, अगर ये रख देते हैं तो सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेसिकली आपकी ए बी के बराबर आ जाएगी। तो सी डैश इक्वल टू सी कहेंगे। अब सी डैश इक्वल टू सी आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, जो सी अवयव है ए बी के बराबर, ये कैसा एक सममित अवयव है। अब तुम यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये सममित में बोल पा रहा हूँ पर कब बोल पा रहा हूँ, जब मैं बी ए इक्वल टू ए बी रखता हूँ। तो इसका सममित होना सीधी सीधी इस बात पे सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा है कि बी ए इक्वल टू ए बी है या नहीं। अगर नहीं होता तो ये सममित भी नहीं होता। तो इसलिए बोला है कि यदि और केवल यदि, ठीक है, ए बी क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब ए बी और बी ए बराबर है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इसमें अगर एग्जाम में आता है तो आप ये लिखोगे, सी को मान लेना, फिर परिवर्त ले लेंगे, परिवर्त के बाद में सममित सिद्ध करना है। तो इसका परिवर्त इसी के बराबर आना चाहिए जिसके लिए बीच में कौन
प्रॉब्लम कर रहा है बी ए, तो हमने बी ए को ए बी रख दिया, तो ये सब संभव है। पर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इसमें पूछा गया कि कर्म विनिमय का नियम या कर्म विनिमय है। अगला भी क्वेश्चन देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के रिलेटेड बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए बी सममित या विषम सममित है यदि ए सममित है या विषम सममित है। तो कहने का मतलब ये जो अवयव है ये सममित भी हो सकता है या विषम सममित भी हो सकता है। जब ए सममित हो या विषम सममित हो, यानी बी पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है इसका सममित या विषम सममित होना। तो मान लेते हैं कि आपके पास में ये जो अवयव है सी के इक्वल टू है, ठीक है, ये हमने मान लिया है। अब इसके रिलेटेड बताना है कि ये सममित या विषम सममित है। तो हम ये भी जानते हैं कि ऐसी कंडीशन में परिवर्तित है, ठीक है। तो इसका अगर परिवर्त ले लें तो सी डैश इक्वल टू बी डैश ए बी का परिवर्त आएगा। अब आपको ये पता है कि अगर प्रोडक्ट में 3 अवयव आ जाते हैं ए बी और सी, तो इसमें ये उल्टा ओपन होता है, सी डैश आएगा, फिर बी डैश आएगा और लास्ट में ए डैश आएगा। तो इधर आपको रिवर्स लॉ अप्लाई करोगे तो बी डैश ए डैश और बी डैश का भी डैश। अब किसी अवयव पे 2 बार अगर डैश लगा लेते हो तो फिर वो खुद ही अवयव बन जाता है। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यानी हमने क्या रख दिया, बी डैश का होल डैश इक्वल टू बी रख दिया, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से अगर केस फर्स्ट लेते हैं यानी स्थिति फर्स्ट लेते हैं, यदि ए सममित है, ये कैसा है, सममित है। ध्यान से देखना, अगर ए सममित है यानी ए डैश इक्वल टू क्या है, ए डैश के इक्वल टू ए है, तो आपके पास में सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी डैश ए और बी आ जाएगी, जो कि सीधी सीधी सी के बराबर है कि नहीं स्टार्टिंग में। तो अगर इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं कि सी क्या है, बी डैश ए बी, ये सममित होगा। क्या होगा, ये सममित होगा। तो कहने का मतलब ये सममित कब है, जब आप ए को सममित मान रहे हो। सी डैश की वैल्यू सी के बराबर कब आ रही है, जब हम ए की जगह ए डैश पुट कर रहे हैं, यानी सममित वाली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। अब किस सेकंड देखो, ए आपका विषम सममित है, कैसा है, विषम सममित है, ठीक है। ये यदि लेके चल रहे हैं, नहीं मान रहे हैं हम, तो सी डैश की वैल्यू यहां से देखिए डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचेंगे, तो सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डैश माइनस ए इंटू बी। विषम सममिति कंडीशन क्या होती है, विषम सममिति होता है कि उसका परिवर्त माइनस ए के बराबर आएगा। तो ए डैश की जगह माइनस ए पुट कर लिया हमने। अब यहाँ से ये माइनस तो मल्टीप्लीकेशन में, और मल्टीप्लीकेशन में माइनस सबसे आगे लिख सकते हैं अवयव के अंदर भी, तो ये हो जाएगा बी डैश ए बी, ठीक है। तो सी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सी। सी डैश इक्वल टू माइनस सी आ गया है, इसका मतलब सी क्या है, सी जो आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एज्यूम के आपने किया था, सी इज इक्वल टू बी डैश ए बी एक विषम सममित अवयव है। कैसा है, ये विषम सममित है, ठीक है। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि इसका सममित या विषम सममित होना किस पे डिपेंड करता है, ए पर। ए सममित है तो आंसर भी सममित होगा, और अगर ये विषम सममित है तो आंसर भी विषम सममित आएगा। तो ऐसे ही आपको प्रूव करना था, राइट। एक क्वेश्चन ये देख लो, ये भी अच्छा है, फिल इन द टाइप में आ सकता है, खाली जगह भरने वाले क्वेश्चन में। तो इसमें आपको 3 अवयव बेसिकली दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और पता करके बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे 0 दिख रहा है, ये 0 अवयव है, क्या है, 0 मैट्रिक्स है, ध्यान रखिए, ठीक है, वो नहीं बोलोगे इसको। अब यहाँ पे सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं, ये 3 अवयव दे रखे हैं, इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आगे वाला है, इसको ऐसे रहने दो, इसमें कोई छेड़छाड़ मत करो, ठीक है, बीच में कॉमा भी नहीं लगानी, और ये अवयव जैसे दे रखा है वैसा रख लेंगे। अब लास्ट के दोनों अवयव को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे रो से कॉलम मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 होगा, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब सेकंड पंक्ति और फर्स्ट कॉलम से जाएगा तो 0 प्लस 8
प्लस 0 जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो ये 2x प्लस 0 प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू आपका ये 0 मैट्रिक्स रहेगा। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर रहे हैं, x माइनस 5 माइनस 1, ये एक मैट्रिक्स में है, और इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 2, इधर आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3, और इधर ये 0 मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रो और कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एलिमेंट आता है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और बीच में प्लस या माइनस आएगा इसके अकॉर्डिंग, तो -5 इससे मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो -5 इंटू 8, फिर यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 3 से, और इक्वल टू यहाँ पे ए एलिमेंट है इसलिए अब ये 0 आ जाएगी कोई संख्या, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। अब यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो x² प्लस 2x माइनस का 40 माइनस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास में x², ये दोनों तो कट जाएंगे, और यहाँ से आ जाएगा आपका ये 43। एक बार मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ, गलती तो नहीं करी मैंने, अब अच्छा थोड़ी सी गलती हो गई, एक बार चेक करो, 1 इंटू एक्स करेंगे x प्लस 0 प्लस 2 आ जाएगा, ये तो ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 8 प्लस 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा बच्चों, इस जगह पे 1, फिर यहाँ से 2x प्लस 0 प्लस 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, और माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ से इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, x प्लस 2 9 45, ठीक है, ये 45 होगा, और माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 48, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये तो कट गई दोनों, और फाइनली मेरे पास में ये आ जाएगी 48 है तो प्लस माइनस 4√3, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, ये दो क्वेश्चन है विविध के 14 और 15, तो इनको देख लेते हैं। यदि अवयव सममित और विषम सममित दोनों है तो क्या होगा, तो आपको इसको एक तरीके से याद करना है, यदि सममित भी है और विषम सममित भी है, दोनों ही तरह का अवयव है तो केवल और केवल 0 मैट्रिक्स होता है, नहीं तो सममित के अंदर क्या करना है, a डैश इक्वल टू a होता है, और विषम सममित में क्या होता है, a डैश इक्वल टू माइनस a, ये सममित का केस होता है, और दूसरा होता है विषम सममित। अब दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू कब होगी, जब वो 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, तो इसमें ये 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लो, हमें गिवन है कि हमारा a² कितना a के बराबर है, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया ही है। अब देखिए a² इक्वल टू a है तो a³ क्या होगा, ये हो जाएगा a² गुना a, अब फिर से a² की जगह a पुट कर लेंगे तो a इंटू a आ जाएगा, ये हो जाएगा a², और a² को फिर से a पुट कर लेंगे तो a, तो कहने का मतलब a³ की जगह भी क्या आ जाएगा, a ही आएगा अगर आपको आगे जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है i प्लस a का क्यूब माइनस 7a, राइट। अब i प्लस a का क्यूब, तो a प्लस b का क्यूब तो जानते होंगे, ये होगा a³ प्लस 3a² प्लस 3ab², इस तरीके से ये 3ia² आ जाएगा, प्लस a³ और माइनस का 7a।
अब आई का क्यूब आई ही होगा, आई मैट्रिक्स का क्यूब कितना ही करो आई रहता है, आई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आई ही होगा, प्लस 3i और ए स्क्वायर की जगह ए पुट कर लेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर की जगह ए, प्लस ए क्यूब की जगह भी ए, माइनस का 7a। अब आई के साथ में ये तो आई है, अब 3ia कितना हो जाएगा, आई के साथ किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा वाला मैट्रिक्स होता है ए के बराबर रहेगा, तो ये होगा 3a प्लस ये दूसरा वाला भी 3a हो जाएगा, प्लस a माइनस का 7a। जब इसको सॉल्व करेंगे तो i प्लस यहाँ से 7a बन जाएगा, 3 प्लस 3 6 प्लस 7 और माइनस का कितना है 7a है, तो दोनों कट जाएंगे और फाइनली आपके पास में आई मैट्रिक्स आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो पूरी वैल्यू थी वो किसके बराबर है, आई के इक्वल टू है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो के अंदर हमने वो सारे क्वेश्चन देखे बच्चों जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं, तो इनको आप जरूर अच्छे से देख लेना और कोई क्वेश्चन वगैरह कंफ्यूज करें तो आप मुझे बता देना। नेक्स्ट एक वीडियो और डालूंगा जिसके अंदर में कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के रिलेटेड, जो मुझे लगता है कि आप या तो कुछ दिक्कत महसूस कर सकते हो, उनको मैं डाल दूंगा। थैंक यू।